घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों पर नियंत्रण करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। और जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देता था। तो काश्तकार जो थे घुमंतू काश्तकार, ये जो झूम खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वे चाहते थे कि वे स्थायी रूप से एक स्थान पर रहें और कृषि करें और उन्हें राजस्व प्रदान करें। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के नियम और कानून जो थे उन्होंने बनाए जंगल से संबंधित, और कई लोगों को स्थायी रूप से बसाया और ज़मीन को मापकर कई हिस्सों में बांटकर उन्हें दे दिया गया। लेकिन क्या हुआ, शुरू में तो इन्हें राजस्व तो प्राप्त हुआ और अच्छा खासा इन्होंने प्रभुत्व जमाया। अब देखिए इसी क्रम में आगे क्या होता है। ये देखिए ये झूम काश्तकार ये जो यहाँ पे कृषि कर रहे हैं, गुजरात के जंगल में आज भी ऐसा देखने को मिलता है दृश्य। ये देखिए ये सब झूम खेती कर रहे हैं। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से जो बसाने में अंग्रेज़ों की जो कोशिशें बहुत कायम नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हुई हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक जो विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। तो क्या हुआ, अब हुआ ये जब अंग्रेज़ों ने नए नए कानून और नियम बना दिए थे, तो वे एक तो स्थायी रूप से रहने का नियम बनाया। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की जो भूमि थी उसे बांटकर उन्हें प्रदान कर दी काश्तकारों को, और उन्हें कहा गया कि इस पर खेती करो। लेकिन जो झूम काश्तकार थे उन पर जो अंग्रेज़ थे बल डाल रहे थे कि आप एक स्थान पर रहो और यहीं पर रहो और कृषि करो और स्थायी रूप से अपना जीवन यापन करो। लेकिन ये जो उनका नया नियम बनाया गया था, वे जो झूम काश्तकार थे उन पर एक भी उनका कानून नहीं चला। उन्होंने उल्टा झूम काश्तकारों ने इसका विद्रोह किया और वो अपने जिद पर अड़े रहे कि वे अपने पारंपरिक रूप से ही खेती करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। इसके लिए जो अंग्रेज़ थे वे आखिरकार उनको अंत में वे मान गए और उन्हें एक भूमि प्रदान करी। आगे देखिए इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने जब नए नए कानून बनाए उसके अंदर भी उन्होंने बाद में कुछ संशोधन किए। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आप देख सकते हैं आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः इन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा हो रही थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने और फल इकट्ठा करने या पशु शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे सूरत में झूम काश्तकार इस तरह जिंदा रह सकते थे। और इसके अलावा
इसके लिए उनमें से बहुतों को काम और बेरोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। तो होता क्या है, अब देखिए जब उन्होंने नए कायदे कानून लागू कर दिए, उन्होंने वन को आरक्षित कर दिया अंग्रेजों ने, और वन के अंदर अब कोई मनमाने रूप से उसमें घूम नहीं सकता था, ना कि शिकार के लिए जा सकता था, ना झूम खेती कर सकता था, ना फल इकट्ठे कर सकता था। इस प्रकार जब उन्होंने वन आरक्षित कर दिया तो झूम काश्तकार जो थे वे जंगलों से निकलकर, बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पारंपरिक जो भी रीति रिवाज थे, जैसे कि वे जंगल में रहते थे और जंगल के सामानों का ही उपयोग करके अपना जीवन यापन करते थे, तो उन्होंने बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, उन्हें उसे छोड़कर बाहर सामाजिक जीवन में जीना पड़ा और काम की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ा, कई जगह नौकरियां करनी पड़ी। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि जो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब इन्हें देखिए एक नई समस्या अंग्रेजों के सामने आ गई। औपनिवेशिक अधिकारियों ने भी इसका एक हल ढूंढ निकाला, क्योंकि उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट दी जाएगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए जो मजदूरी करनी होगी और जंगल की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसाना शुरू कर दिए। अब इन्होंने जब वन को आरक्षित कर दिया और उसमें जब कोई जा नहीं सकता, अपनी मनमानी तरीके से न फल प्राप्त कर सकता है, न झूम खेती कर सकता है, न उस पर कोई विचरण कर सकता है, न शिकार कर सकता है, तो इन्होंने अब आरक्षित कर दिया। तो वे झूम जो काश्तकार थे वे बाहर निकल कर आने लग गए, सामाजिक रूप में से अपना जीवन जीने लग गए। बहुत से ऐसे काश्तकार थे अपनी काम की नौकरी की तलाश में चले गए। लेकिन जो फिर बाद में वहाँ जो वन आरक्षित किए गए थे और उसमें इमारती लकड़ी थी, तो इमारती लकड़ी के जो स्लीपर्स बनाने की आवश्यकता हुई, रेलवे के स्लीपर्स, वो ये जो पटरियाँ होती हैं आजकल जो आधुनिक समय में हम देखते हैं, जो रेलों की पटरियाँ लोहे की बनी हुई होती हैं, लेकिन जब प्रारंभ में रेलवे आई थी तो इसकी जो पटरियाँ थी, जिसे स्लीपर्स कहा गया था, उसकी जो थी वे जो पटरियाँ थी वे लक्कड़ की बनाई जाती थी, उन्हीं पटरियों को कहा गया स्लीपर्स। तो उसकी जब रेलवे की जब स्लीपर्स बनाने के लिए इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ी और इसके लिए फिर उसको फिर काटना और एक स्थान से दूसरी जगह लेके जाना, उसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब उन्हें उनकी फिर से आवश्यकता पड़ी, उन्हें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। तो इन्होंने झूम काश्तकारों को ही क्या किया कि एक अपने लाभ के लिए उनको जंगल में बसने की अनुमति दी। इसके अलावा उन्हें एक छोटा स्थान दिया गया, वे वहाँ कृषि कर सके, और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक वन गांव बसाना शुरू किया। वन गांव में जो भी जो काश्तकार वहाँ पे बसते थे, छोटा सा उन्हें ज़मीन प्रदान की गई थी। इसके अलावा वो वहाँ अपने मनमाना रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते, वे सिर्फ उसकी रक्षा करेंगे जंगलों की और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करेंगे। ये सिर्फ व्यवस्था की गई। ये देखिए ये जो बेगा समुदाय जो था ब्रिटिश शासनकाल में अपने दर्द को, अपने दुख को गीतों में बयां करके गाया करते थे। तो जो 1930 में वेरियर एल्विन जो थे, उन्होंने क्या किया, इसका ये जो गीत लिखे गए थे, गाए जाते थे, उन्होंने इसका संग्रह किया और उसका उल्लेख कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, वे अंग्रेज़ों से बहुत अधिक मतलब दुखी थे, उनका बहुत अधिक शोषण हो रहा था। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना है कितना मुश्किल,
जीना कितना मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। जीना है मुश्किल। तो देखिए इनका जो अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था और ये एक शोषण का प्रतीक बनता जा रहा था। ये देखिए गोदारा एक जनजाति है, उनकी महिलाएं उस समुदाय की बुनाई करते हुए, और यहाँ पर चटाई बनाती हुई एक महिला है। महिला जो थी वे सिर्फ घरेलू काम ही कार्य नहीं करती थी, सिर्फ इसके अलावा घर के काम के अलावा वे बुनाई भी करना था। इसके अलावा खेतों में भी काम करती थी और अकेले नहीं अपने बच्चों को साथ लेके किया करती थी। साथ ही साथ ये देखिए बहुत सारे इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे जो आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने एक नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सौग्राम संग्राम द्वारा असम में, और इसके अलावा 1930 के दशक में मध्य प्रदेश में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह हैं। प्रारंभ में जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो नए कानून बनाए थे, बहुत से लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बहुत से अभी भी ऐसे लोग थे जो उनके कानूनों का, उनके नियमों का विरोध करते थे और वह अपने पुरानी ही परंपरा को जारी रखे और उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया उन्होंने तो कर ही लिया, लेकिन जिन्होंने इसे अस्वीकार किया उनके अंदर बहुत अधिक विद्रोह था और इन्होंने बहुत विरोध किया। इसके अलावा आगे चलकर ये विरोध और बढ़ता गया और इसी के रूप में 1906 में सौग्राम समांग जो विद्रोह हुआ था वो देखने को मिला। इसके अलावा 1930 में भी एक विद्रोह उभर कर सामने आया। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों में पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आ रहे हैं। वह उपज खरीदने, नकद कर्ज देने और आदिवासियों की ज़रूरतों पर आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। अब देखिए समय क्या लगा, इसके कारण क्या थे, थोड़ा सा हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको मैं समझाती हूँ अच्छे से। तो है क्या यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादन की स्थिति को देखिए। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की गुणवत्ता सबको आकर्षित कर रही थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार जो था फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। जब रेशम उत्पादन उभरकर सामने आया भारतीयों का, तो जो एक जनजाति थी वे इसका उत्पादन करती थी, तो उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती थी। उसकी पूर्ति के लिए महाजन आते थे उन्हें कर्ज देने के लिए। इसके अलावा जो व्यापारी थे वे आते थे उनसे खरीदार करने के लिए, और जो मजदूर थे अर्थात जो रेशम उत्पादन करते थे, रेशम के कीड़ों को पालते थे, तो उसमें जो भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, जैसे कि
जो समुदाय था, तो उसमें उसको एक तरीके से सहयोग प्रदान करने के लिए ये सब कई व्यक्ति उनके पास जल्दी जल्दी आया करते थे। ये सब बातें धीरे धीरे जो भी जनजातियाँ थीं उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गई थी और बाद में वे इनका मतलब विरोधी बन गए थे और इनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। वर्तमान उत्तराखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले सांथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनसे कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। एक जगह कृमि कोश के लिए 3 और 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को वर्धमान और गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। तो हुआ क्या, अब देखिए, जो रेशम उत्पादन थे सांथाल जनजाति थी वे इसे उत्पन्न करती थी और जो एजेंट होते थे व्यापारियों के, वे आके इनसे खरीद कर रेशम ले जाते थे। 1000 कृमि कोश का जो कीमत थी वे 3 से 4 रुपए हुआ करती थी। लेकिन आगे जाके जब इसे और आगे बेचा जाता था इनसे खरीदने के पश्चात, और जो लंबी कड़ी चलती थी ये आगे बढ़ता जाता था बेचते बेचते, तो ये जैसे आगे बढ़ता था वो 5 गुना कीमत पे उसे बेचा जाने लग गया। और इसके अलावा जब और आगे बढ़ा तो उसकी कीमतें और बढ़ती चली गई। लेकिन जो इसका उत्पादन कर रहे थे वे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उनको बहुत नीचे बहुत कम दाम पर उसे खरीदा जा रहा था। तो इसका फिर बाद में जो ये सांथाल थे जो रेशम उत्पादन करते थे, तो वे जो व्यापारी थे और जो इसके अलावा जो महाजन वगैरह थे और जो बड़े बड़े व्यापार के जो एजेंट थे, इन सबको जो सांथाल थे अपना दुश्मन मानने लग गए थे, क्योंकि वो एक तरीके से उनका शोषण किया करते थे। उनको सही मूल्य प्राप्त नहीं होता था, बल्कि उत्पादनकर्ता वही थे और उनको ये चीज़ अच्छे रूप में अच्छे दाम में उनका मूल्य नहीं मिलता था उनके कार्य का। ये देखिए बिहार का जो कोयला खदान है उसमें काम जो जनजातियां थी जो समाज से निकलकर बाहर कार्य ढूंढने पर चली गई थी और जो बहुत अधिक शोषण हो रहा था जिनका जंगलों में कि जो नए नए कानून आ गए थे वे उनका विरोध कर रहे थे, तो वो बाहर अपनी काम की तलाश में चले गए थे। तो बहुत से आदिवासी थे वे जो खादान होते थे, खनिज खादान वगैरह होती हैं, उसमें उसकी खुदाई के लिए चले गए थे। और इसके अलावा इसमें से 1920 के दशक में क्या हुआ था कि देश के जो कोयला खादानें हैं उसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग जो मज़दूर हैं मारे गए थे। तो उसी का ये थोड़ा सा दृश्य है। इसके अलावा जो खादानें होती हैं जहाँ खुदाई चलती है वहाँ पे बहुत सी जहरीली गैसें निकलती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो बहुत से जो व्यक्ति थे वे मृत्यु के घाट उतर चुके थे और बहुत से जो व्यक्ति थे वे अस्वस्थ थे। इसके अलावा उनकी जो जीविका थी वे थोड़ी कठिन परिस्थितियों में चल रही थी। काम की तलाश, ये देखिए काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की जो दशा तो एक और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्यान भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती
किया जाता था। ये जो ठेकेदार न केवल उन्हें कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। तो क्या है, काम की तलाश में आप देखिए जनजातियों का जो आजीविका चल रही थी जंगलों के द्वारा, उनका जो भी जीवन निर्वाह होता था। अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार आने से नए नए कानून आ गए, तो ये अब बाहर आ रहे थे, समाज में नौकरियां तलाश रहे थे। तो उस समय सबसे जो अधिक काम फैला हुआ था वो थे चाय के बागान, जो कि असम में सबसे अधिक देखने को मिले थे। इसके अलावा और झारखंड में कोयले की खदानें, इन दो विशेष स्थानों पर व्यक्तियों को इस समय में कार्य मिल रहा था। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों और नए करों और व्यापारियों एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की और 1931 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1900 और 1855 में सांथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। और वीर शाह जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था वह भी इसी तरह का आंदोलन था। जब इनका इतना अधिक शोषण हो रहा था तो क्या हुआ, अब इनके अंदर बहुत ही गुस्सा फूट रहा था। अब ये धीरे धीरे जो व्यक्ति थे, जनजातियाँ थी, देखिए कोल आदिवासी 1831 से 32 तक, इसके अलावा ये देखिए 1855 में सांथाल, और मध्य भारत में एक बस्तर विद्रोह 1910 में और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। ये 4 प्रकार के विद्रोह हम उभर कर सामने आए। और जो एक 5वां था ये वीर शाह, जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि जो वीर शाह था उसका जो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करते थे और उसके बहुत से लोग अनुयायी बन गए थे। तो वो उसका भी कुछ इसी प्रकार का विद्रोह था। अब देखिए वीर शाह कौन से समुदाय से जनजाति से संबंधित था, मुंडा जनजाति। और ये कहाँ से मतलब कौन से राज्य से संबंधित थे, तो झारखंड के छोटा नागपुर वाली जो जनजातियाँ थी वहाँ इनका जो सामूहिक परिवार रहा करता था। और ये देखिए वीर सा मुंडा की हम अभी ऊपर बात ही कर रहे थे। अब देखिए इनके बारे में क्या है। वीर सा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। अपने पिता जो उसके पिता गरीब थे। वीर सा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी जो परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार वीर शाह के पिता को काम की तलाश में जहाँ जहाँ भटकना पड़ा था। लड़प्पन में ही वीर शाह ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार इस समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। वीर शाह के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद
को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो वीरसा जो थे वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे और वे उन्होंने बचपन में बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी थी विद्रोही वाली और नेतृत्व करने वाली, तो वे धीरे धीरे उससे प्रभावित होते गए और फिर इस प्रकार वे अपने जो मुंडा की जनजाति थी उसका नेतृत्व करने लग गए। उन्होंने इस पर जोर दिया अधिक कि जो दिक्खू लोग हैं अर्थात जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनसे हमें अपनी जो ज़मीन अर्थात इनका जो जंगल जो था जहाँ ये अपना जीवन यापन करते थे, वे मानते थे कि जो दिक्खू लोगों से उसे स्वतंत्र कराना है, अर्थात बाहरी लोगों से जो जंगल है वो स्वतंत्र कराना है और वे उनका एक पारंपरिक और एक पुश्तैनी ज़मीन है जो उन्हें वंश दर वंश मिलती चली आई है। जो जंगल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। वीरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है। तो क्या है, वीरसा जब आगे कुछ बड़ा हुआ तो वे मिशनरी अर्थात ये जो स्कूल होते हैं, मिशनरी वो होती है जो क्रिश्चियंस के जो चर्च होते हैं, चर्च के अंदर जो पढ़ाई होती है, फादर्स वगैरह वहाँ जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो मिशनरी कहलाता है। तो वो वहाँ पे भी जाने लग गया और उसने कई उपदेश सुना और जो मुंडा समुदाय के बारे में इसने अपनी जो समुदाय था उसके बारे में भी सुनता चला आया था और आगे इसने मिशनरी के जो वहाँ पे पढ़ाई होती थी तो उसने ऐसी भी चर्चाएं सुनी मुंडा समुदाय के बारे में, तो उससे और अधिक अंदर से, और वो क्योंकि वे उसी समुदाय से संबंधित था तो उसमें और उत्साह जागा और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में वीरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। मिशनरी पे उन्होंने पढ़ा और वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे आगे जब अपने जीवन में बढ़े तो वैष्णव धर्म को मानने वाले जो भी प्रचारक थे वे उनके संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने धर्म को धारण किया और उन्होंने शुद्धता और दया पर बल प्रदान किया। इसके साथ ही साथ अपनी किशोरावस्था में जो वीरसा जिन विचारों के संपर्क में आया उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। वीरसा का आंदोलन आदिवासी समाजों को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वह शराब पीना छोड़ दें। देखिए जो किशोरावस्था में वीरसा जो थे वे ऐसे कई प्रभावित लोगों से मिले जिनका असर देखा जा सकता था उनकी ज़िंदगी में, और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत कर दी कि जो भी दिक्खू लोग हैं उससे हमें स्वतंत्रता पानी है। उसके लिए उन्होंने जोर दिया कि जो मुंडा जनजातियां हैं, जो भी उनके लोग हैं उन जनजातियों में, वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखे। इसके अलावा डायन व जादू टोने में विश्वास न करे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वीरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे।
जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो वीरसा ने ना शराब वगैरह जो पीते थे उनका मतलब उनकी आदतों का उन पे जोर दिया कि वे ना पिया करें। सांथाल मुंडा जनजातीय के जो समुदाय थे वे इसके अलावा गांव को साफ सुथरा रखे और जो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास उस पर विश्वास ना करे। और जो वीरसा था वो ना ही मिशनरी धर्म को मानने वाला था और ना ही हिंदू धर्म को मानने वाला था। वे दोनों का ही विरोध करता था और वे ऐसा मानता था कि इन सब के आने की वजह से जो भी मुंडा जो जीवन शैलियाँ हैं वे अधिक प्रभावित हुई है और उसके कारण वे नष्ट हो रही है। 1895 में वीरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत और पूर्व जन्म के लिए संकल्प ले। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध रहते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। वीरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। तो वीरसा ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना करता था। जैसा कि प्राचीन समय में जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले उनका जीवन कैसा था, वे एक वैसे कुदरती जो झरना था उस पर नियंत्रण कर सकते थे। इससे पहले और तटबंध बनाते थे, बाग बगीचे लगाते थे और अपने भरण पोषण के लिए खेती किया करते थे। तो जब जो दिक्खु लोग नहीं आए थे अर्थात जो बाहरी लोग नहीं आए थे इससे पहले जो उनका जीवन था सुखपूर्वक इस प्रकार जिया जा रहा था। तो अब उन सब के आने की वजह से दिक्खु लोग के आने की वजह से ये सब चीज़ें ना टूटती चली गई और उनका शोषण होते चला गया। तो वो कल्पना करते थे कि अब जब हम अधिक शक्तिशाली बनेंगे तो जो दिक्खु लोग हैं उन्हें भगाकर हम अपने स्वर्ण जो युग की वे कल्पना किया करते थे। और साथ ही साथ लेकिन इस प्रकार की वे अपने स्वर्ण युग की कल्पना तो करते थे, साथ ही साथ वे ईमानदारी से भी जिया करते थे। वीरसा चाहता था कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहे। वीरसा दोबारा ऐसा चाहता था, फिर से एक बार ऐसा ही हो और लोग एक जगह स्थान पर रहें और टिक कर खेती करें। लेकिन क्या है, अंग्रेजों को वीरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जो वीरसा की ये सब इन सब बातों पर जब वीरसा जोर दे रहा था और इस पर बल प्रदान कर रहा था तो क्या हुआ ये अंग्रेज जो थे ये सब बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी वीरसा की। और जो वीरसा आंदोलन ये जो चला रहा था ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर वीरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो वीरसा एक अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, उसकी ऐसी कल्पना थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बाद में बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। फिर बाद में शायद इसको
इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब उसकी कल्पना थी और वे कुछ इस प्रकार से अपने स्वर्ण युग की कल्पना किया करते थे। वैष्णव जो विष्णु की पूजा करने वाले जो वैष्णव कहलाते हैं, ये वही बात है। इसके अलावा ये देखिए कुछ और यहाँ बातें। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं एवं कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज जो थे ये सब जो भी उथल पुथल होती थी और जो भी जब भी अव्यवस्था फैलती थी, तो मुंडा लोग जो है, मुंडा जनजाति का जो वीरसा था, इन सबको अंग्रेज जो अक्सर जिम्मेदार मानते थे कि इन सब के कारण कुछ अस्त व्यवस्थाएं फैली हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं एवं कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियों उनकी परंपरागत भू व्यवस्थाओं को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामियों और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी और उनकी परंपरा संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। तो भिन्न प्रकार का जो कष्ट है वे मुंडा जो जनजातियाँ थी उनको देखने को मिली। अंग्रेजों की जो भूमि संबंधित नीतियाँ थी वे उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और उससे कष्ट पहुंचा था उन्हें। इसके अलावा जो हिंदू जो भूस्वामी थे और जो महाजन थे, ये सब क्या ज़मीन उनकी छीनते जा रहे थे। जो जनजातियाँ थी, जो वीरसा मुंडा जो जनजातियाँ थी, इन सबको इनसे कष्ट हो रहा था। और मिशनरी जो थे वे उनकी जो परंपरा थी मुंडा समुदाय की, उनकी आलोचना किया करते थे। तो जब ये आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में वीरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। विद्रोह जब अधिक फैला, अर्थात जब वीरसा आंदोलन कर रहा था कि हमें अपना राज्य स्थापित करना है और स्वर्ण युग लाना है, तो इसका जो इनके जो अनुयायी थे इनका अनुसरण किया करते थे। तो इस कारण जब विद्रोह अधिक फैलने लग गया तो अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया 1895 में और 2 साल के लिए उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। और इसके अलावा 1897 में जेल से लौटने के बाद वीरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगा। अब फिर से वे शांत नहीं हुआ, अब वो और भी गांव-गांव में घूमने लगा समर्थन जुटाने के लिए। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए रावणों अर्थात दिक्कू और यूरोपियों को तबाह करें। वीरसा सभी से गांव-गांव जाके समर्थन प्राप्त कर रहा था और उनसे आग्रह कर रहा था कि जो बाहरी लोगों का साम्राज्य है, रावण किसे कहा है, दिक्कू अर्थात जो बाहर से लोग आए हैं, और जो यूरोपीय लोग हैं उन सबको तबाह करने के लिए वो अधिक मतलब अपनी शक्तियां जुटा रहा था और वो चाहता था कि उससे सब सहयोग प्रदान करे। वीरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाना और चर्चों पर हमला किया और जो महाजन और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा वीरसा राज का प्रतीक था। तो अब उसका विद्रोह अधिक बढ़ता चला गया। इसके अलावा उनके अनुयायियों ने उनका सहयोग प्रदान किया। महाजनों की भू जो संपत्ति थी, जो कागजी प्रतीक थे, इन सबको नष्ट कर दिया और चर्चों पर को निशाना बनाया, उस पर भी हमला किया और अपने सफ़ेद झंडे गाड़ दिए। और सफ़ेद झंडा जो था वे वीरसा के राज्य का प्रतीक था। और सन 1900 में वीरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। हैजा रोग से वीरसा की मृत्यु हो गई 1900 में। और ये जो आंदोलन चल रहा था वो ठंडा पड़ गया क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला ही नहीं बचा। यह आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। देखिए, अब इसे 2 महत्वपूर्ण
पहलू सामने निकल कर आए। पहला, जो भी भारी लोग हैं वे आकर जो भी आदिवासी लोग हैं उन सब की ज़मीन पर कब्जा न कर सके, ऐसा नया कानून निकालने पर बल प्रदान किया। अंग्रेज़ों के ऊपर जोर डला ऐसा, और उनके दिमाग में ऐसा आया। और इसके अलावा जो दूसरा है, इनसे एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करना और औपनिवेशिक शासन के विरोध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। अर्थात जो आदिवासी के ऊपर जो दबाव डल रहा था, जो शोषण डल रहा था, हो रहा था, उसके लिए आदिवासी कमज़ोर नहीं हैं। अर्थात इससे वो मतलब आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी गुस्सों की अभिव्यक्ति भी कर सकता है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो अपने जो विशेष काम और जो संघर्ष वगैरह थे, इन सब पर विशेष महत्वपूर्ण बल प्रदान किया था बिरसा ने। इसके अलावा आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर ये समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। ओके, बाय बाय।